नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। 18 अगस्त शिफ्ट 1 के क्वेश्चन देख लेते हैं जीके के। देखिए आज फिर से जीके टफ आई है, तो पहली शिफ्ट में कल और आज जीके टफ आ रही है, मॉडरेट टू टफ है। मैथ्स इजी आ रही है, इजी टू मॉडरेट, और प्लस रीजनिंग भी मॉडरेट लेवल की आ रही है, और इंग्लिश भी इजी टू मॉडरेट है। देखिए शिफ्ट 1 के कुछ क्वेश्चन आए। रग्बी फुटबॉल 2015 किसने जीता था, ये पूछा है। अब बताइए, ये फुटबॉल ये जो कप है ये 2 साल पहले हुआ था, और अभी इसका वो पूछ रहे हैं विनर। तो वैसे विनर इसका था न्यूजीलैंड, और रनर अप था ऑस्ट्रेलिया, और इसका होस्ट कंट्री था इंग्लैंड। मतलब अब थोड़ा सा कहीं से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, गूगली मार रहे हैं एकदम से। फिर ये क्वेश्चन पूछा है कि दूसरा नाम क्या होता है प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, अगर ये वाला ऑप्शन होगा, या फिर ब्लड क्लॉट सेल, अगर ये वाला ऑप्शन होगा तो थ्रोम्बोसाइट या फिर ब्लड क्लॉट सेल इसको बोलते हैं। और ये कंपोनेंट होते हैं ब्लड के, जो अगर मान लीजिए आपकी ब्लीडिंग होने लगे तो उसको क्लॉट करके ब्लीडिंग को रोकते हैं। और प्लेटलेट्स के पास कोई भी सेल न्यूक्लियस नहीं होता है, तो ये आप याद रख सकते हैं। मेन इनका फंक्शन होता है टू स्टॉप ब्लीडिंग होने से रोकना, क्लम्पिंग और क्लॉटिंग करके रोकते हैं। फिर ये आया था 62nd फिल्म फेयर अवार्ड किसको मिला था। देखिए फिल्म फेयर अवार्ड में कल भी क्वेश्चन आ रहा था, तो आप इसके रट डालिए। ये जो मैंने ये लिस्ट दी है ये आप देख लीजिए। बेस्ट फिल्म किसका मिला था फिल्म फेयर अवार्ड में, ये मिली थी। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था दंगल को। बेस्ट डायरेक्टर का मिला था नीतीश तिवारी को दंगल के लिए, और बेस्ट एक्टर का आमिर खान को दंगल के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस का आलिया भट्ट को उड़ता पंजाब के लिए, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का ऋषि कपूर को कपूर एंड सन्स के लिए, और शबाना आजमी को मिला था बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का। एचडीआई रैंक की आज पूछा था यूएसए की। देखिए मैंने कल आपको बताई थी टॉप 3, नॉर्वे नंबर 1 पे था, जैसे इंडिया नंबर 131 पे है, बाकी जो सार्क कंट्रीज की बताई थी। ब्रिक्स में इंडिया लोवेस्ट पोजीशन पे है, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं आई। और आज पूछिए एचडीआई रैंक ऑफ यूएसए जो 10 है। मतलब एचडीआई रैंक पे पता नहीं 2 दिन से क्यों फोकस कर रहे हैं ये लोग, एक एक कंट्री का लगता है जिसे रटना पड़ेगा। फीफा 2014 का विनर ये मैंने आपको कल बताया था। फीफा 2014 का विनर कौन था, जर्मनी था। ये 4थी बार जीता है जर्मनी। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइटल ब्राजील जीत चुका है, और 1930 से फीफा चालू हुआ था। पहली बार सबसे जीता था उरुग्वे ने। पेंटिंग किस मुगल शासन के काल पे, किस मुगल एम्परर पे के टाइम पे पेंटिंग बहुत फेमस थी। देखिए जहांगीर इसका ऑप्शन है। ये कई बार ये क्वेश्चन एक्चुअली यूपी पीसीएस से आया है। मैंने कई बार आपको यूपी पीसीएस के जो पेपर करा रखे हैं उसमें कई बार बताया हुआ है। ये रेगुलर अगर आप हमारे फॉलोअर हैं तो ये आपने कर लिया होगा। पीसीएस का क्वेश्चन है, डायरेक्टली कई बार आ चुका है ये। फिर क्वेश्चन में आया है कि अगर कोई मेटल रिएक्ट करता है NaOH से तो क्या होगा प्रोडक्ट। जनरली अगर रिएक्शन होगा तो फिर तो एक H2 जो गैस होती है वो निकलती है, हाइड्रोजन गैस इसका आंसर होना चाहिए। फिर क्वेश्चन आया द टाइम टेकन बाय ए पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। देखिए ये तो टाइम पीरियड की नॉर्मल डेफिनेशन ही होती है ये। फिर ये है कि अगर कोई न्यूट्रिएंट्स वाटर में इंक्रीज करने लगेंगे तो कौन सी एल्गी फॉर्म होगी। देखिए ये तो यूट्रिफिकेशन की प्रोसेस है ये। और न्यूट्रिएंट जो रिच जैसे कि ये हो जाते हैं जब पॉन्ड्स में हम लोग जो ये वाला वाटर है, ये पोटेशियम, इसमें ये सब चीज़ें होती हैं जब, तो यूट्रोफिकेशन हो जाता है। जब आप एग्रीकल्चर फील्ड से जो भी चीज़ें निकलती हैं और वो सब चीज़ें अगर आप वाटर में चली जाती हैं तो यूट्रोफिकेशन हो जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर एल्गल ब्लूम उसमें बढ़ जाती है। तो ये आप याद रख सकते हैं। दिहांग रिवर किस रीजन में है। दिहांग रीजन एक्चुअली जब ये सांगपो रिवर, देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर को ये तिब्बत में बोलते हैं सांगपो। फिर ये यू टर्न लेती है अरुणाचल प्रदेश पे आके नामचा बरवा पे, और ये अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है, तो ये तभी इसको दिहांग बोलते हैं। ये ब्रह्मपुत्र रिवर ही है, ईस्टर्न हिमालय इसका आंसर होना चाहिए। लाइम रिलेटेड एक क्वेश्चन था, लाइम से रिलेटेड CaOH वाला ऑप्शन था इसमें कि लाइम किस में होता है, COH है कि NaOH है कि MgOH है, ऐसे करके ऑप्शन था। सिस्टम जहाँ पे प्लांट एनिमल और ये सब एक साथ करते हो तो इकोसिस्टम की बेसिक डेफिनेशन होती है। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के बारे में पूछा गया। देखिए सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के बारे में क्या पूछा गया ये मुझे नहीं बताया लोगों ने। देखिए मैं इससे रिलेटेड सब इन्फॉर्मेशन बता दे रहा हूँ। 19 फरवरी 2015 को लॉन्च की थी PM मोदी जी ने। इसका स्लोगन था स्वस्थ धरा खेत हरा, और इसमें जो हेल्थ ऑफ सॉइल है वो उसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए जा रहे थे। 14 करोड़ कार्ड बनाने का टारगेट है। ये कहाँ से स्टार्ट की गई ये आप याद रखिएगा। ये चालू की गई थी सूरतगढ़ राजस्थान से 19 फरवरी 2015 को। स्लोगन है स्वस्थ धरा खेत हरा। और बेसिकली बात यह है कि इसमें सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा कि उसमें जितना भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है उसका ये सब पता चलेगा। जनरली क्या होता है कि यूरिया की सब्सिडी बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट देती है, तो लोग बहुत ज़्यादा पानी
यूरिया बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसलिए ज़मीन इनफर्टाइल हो जाती है। तो उसी के लिए सॉइल हेल्थ के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया गया था। सेंट्रल प्लांट इकोनॉमी कहाँ पे है? अगर ये इसमें ऑप्शन रशिया था तो रशिया ही होगा। इसका मतलब ये होता है कि जो भी इकोनॉमी के डिसीजंस होते हैं वो गवर्नमेंट लेती है, और ये जो फ्री मार्केट इकोनॉमी वाला कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर और बिजनेस, उसके बीच में नहीं होता है। फिर देखिए मैथ थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की थी। 3 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आए थे। एक क्वेश्चन था, 3 पॉइंट दिए थे आपको और आपको इसका सेंट्रॉइड फाइंड करना था। फिर एक क्वेश्चन था, एक वैल्यू ऑफ 5 2 ऑन x इक्वल टू -3। देखिए ये वाला मैंने कल बताया था आपको, कैसे ये रिफ्लेक्शन वाले पॉइंट फाइंड करते हैं, ये मैंने आपको कल बताया था। जीएस हाई लेवल की थी थोड़ी सी। रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन थे वो 2 के अलावा लोगों ने बोला है कि जिसे बाकी सारे क्वेश्चन इजी वाले थे। इंग्लिश में आज क्लोज टेस्ट फिर से पूछा गया है और एंटोनियम सिनोनियम आए हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं। ये पहले इसकी ये एनालिसिस है अभी शिफ्ट की। मैथ के क्वेश्चन मेरे पास आ गए, वो मैं अभी दे रहा हूँ थोड़ी देर में। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। 18 अगस्त शिफ्ट 2 के क्वेश्चन देख लेते हैं। जीके के क्वेश्चन आ गए हैं कुछ और मैथ्स के भी आ गए हैं। मैथ्स के तो इसके बाद बताऊंगा, पहले जीके जीएस का देख लेते हैं। देखिए पैटर्न यही था कि इस बार मैथ इजी टू मॉडरेट ही आई है और जीके थोड़ी सी मॉडरेट थी। हालांकि ये वाली जो जीके आई सेकंड शिफ्ट में, इसमें कुछ क्वेश्चन हमारे वीडियोस से थे। देखिए आजकल ये हो रहा है, एक पैटर्न समझना पड़ेगा आपको कि एक पैटर्न में ये पूछते हैं कि रग्बी 2015 का विनर कौन है, और फिर दूसरे वाले शिफ्ट में पूछते हैं कि रग्बी 2015 का होस्ट किसने किया था। तो ये वाली चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि अगर एक चीज़ आ रही तो मतलब अब मैं कल से जल्दी वीडियो बनाऊंगा। अगर वीडियो नहीं बना पाया तो मैं क्वेश्चन जैसे ही मुझे मिलेंगे मैं तुरंत आपको टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दूंगा कि आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी चीज़ है, देखिए मुझे अब वीडियो बनाने में थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है तो थोड़ा टाइम लग जाता है, तो आप लोग तुरंत देख लो। अगर मान लीजिए आपका फर्स्ट शिफ्ट से सेकंड शिफ्ट में है, तो सेकंड शिफ्ट में का मैं फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो आपको दे देता हूँ मैक्सिमम 1 बजे तक। तो आपको लेकिन मैं कल से क्वेश्चन दे दूंगा 12:30 बजे तक, कि आप लोग एक बार जाने से पहले देख लो उससे रिलेटेड चीज़ें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आईपीएल के बारे में पूछा था, 2017 किसने जीता। देखिए 2017 का किसने जीता आईपीएल, 2017 जीता है मुंबई इंडियंस ने। और देखिए आप और एडिशनल भी देख लीजिए, ये इसने हराया था राइजिंग पुणे को, और ये जो है ये कहाँ पे हुआ था, तेलंगाना में राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था। और प्लस इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन है, बेन स्टोक्स। ये सभी चीज़ें 2017 की देख लीजिए। तो 2017 का मुंबई इंडियंस ने जीता राइजिंग पुणे को हरा के तेलंगाना में राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, और प्लस बेन स्टोक्स इसका प्लेयर ऑफ द सीरीज। अब दूसरा क्वेश्चन, सिक्किम की राज्यसभा सीट, ये मैंने आपको कल बताई थी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखिए राज्यसभा की सीट में मैं आपको एक वीडियो भी बना चुका हूँ, उसमें बताया है मैंने टोटल राज्यसभा की सीट कितनी है, 245 है। ठीक है, उसमें से 12 नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और एक मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी जो राज्यसभा का वीडियो बनाया था, जितने भी नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हैं इंक्लूडिंग सिक्किम, मतलब 7 जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हैं और प्लस जो सिक्किम, 8 में से मिला के सिर्फ एक असम ऐसा है जिसके पास राज्यसभा की 7 सीटें हैं। बाकी सभी नॉर्थ ईस्ट स्टेट की सिर्फ राज्यसभा में 1 सीटें हैं। आप देख सकते हैं, जैसे कि आप इसमें देख लीजिए, ये मैं पहले बता चुका हूँ ट्रिक, तो अगर आप डायरेक्टली रेगुलर फॉलो करते रहते हैं तो आपको पता होगा। अरुणाचल प्रदेश की देखिए 1 है, असम की सिर्फ 7 है नॉर्थ ईस्ट में, सिक्किम को मिला के बाकी सभी नॉर्थ ईस्ट स्टेट की सिर्फ 1 है, और इवन गोवा की भी 1 है। तो ये आप याद रख सकते हैं। इसमें देखिए जैसे मणिपुर की 1 है, ठीक है, मणिपुर की 1 है, मेघालय की 1 है, मिजोरम की 1 है, नागालैंड की 1 है, ठीक है, और अगर आप देखें सिक्किम की 1 है, फिर त्रिपुरा की 1 है। तो जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है सभी को इंक्लूडिंग ये सिक्किम वाला, इन सब की मिला के जो सीटें हैं वो 1 1 ही है। असम की सिर्फ 7 सीटें हैं, तो ये आप याद रखिएगा इसमें। फिर एचडीआई रैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया पूछा था। एचडीआई रैंक के पीछे पड़े हुए हैं ये लोग कल से। अब देखिए ये वाला मैंने कल बता दिया था, हालांकि क्योंकि नॉर्वे नंबर 1 पे, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पे था, ये मैंने आपको बता दिया था, तो डायरेक्ट उससे क्वेश्चन है। एचडीआई रैंक देखो, अब मैंने ये पूरा रैंक कलेक्ट कर ली है, इतनी रैंक रट लो, इसके अलावा नहीं आने वाली है। देखो पहले बात तो है टॉप 14 15 रट लो। नंबर 1 पे नॉर्वे था एचडीआई में, 2 पे ऑस्ट्रेलिया था जो आज पूछा गया, 3 पे ये इसमें जो है 3 पे कौन है, स्विट्जरलैंड है, 4th पे जर्मनी, 5th पे है ये डेनमार्क, तो ये आप याद कर सकते हैं। 10th पे है ये यूएसए, और इसमें 11th पे है ये कौन इस समय, ये आप देखें तो ये 15 नंबर पे लिechtenstein, फिर ये स्वीडन है। ये मतलब टॉप 3 4 तो आपको याद रखनी चाहिए। टॉप 3 कौन सी, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड थी।
उसके बाद सार्क की अगर जितनी कंट्रीज है उनकी भी रट डालिए। श्रीलंका हाईएस्ट है, टॉप है, मतलब श्रीलंका जितनी भी सार्क कंट्रीज हैं उसमें से। और श्रीलंका की 73 है, मालदीव की 105 है, इंडिया की 131 थी 2016 में, भूटान की 132, बांग्लादेश की 139, नेपाल की 144 और पाकिस्तान की 147, अफगानिस्तान की 169। ब्रिक्स कंट्रीज में इंडिया लोवेस्ट है, रशिया की 49, ब्राज़ील की 79, चाइना की 90, साउथ अफ्रीका की 119, इंडिया की 131। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में इंडिया 125 पे था आउट ऑफ 159 कंट्रीज। देखिए किसने प्रोटॉन की डिस्कवरी की, वैसे तो ये क्रेडिट जाता है ई गोल्डस्टीन को, लेकिन मैंने फिर देखा कई जगह इसमें लिखा हुआ है। एक्चुअली ई गोल्डस्टीन ने पार्टिकल की खोज कर ली थी लेकिन नाम नहीं दिया था प्रोटॉन, तो वो है ई रदरफोर्ड, सॉरी जो रदरफोर्ड है। इसके लिए एक ट्रिक भी मुझे मिली, देखिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, ये हो गया पेन और ये हो गया आरटीसी। आरटीसी मतलब रदरफोर्ड, थॉमसन और चैडविक, ये आप याद कर लीजिएगा। प्रोटॉन को किसने किया, जो एसएससी में आपको लिखना है वो मतलब टिक करना है रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन वाला टिक करना है थॉमसन और न्यूट्रॉन वाला चेक करना है, न्यूट्रॉन वाला चेक ये इस पे किस पे क्लिक करना है, चैडविक पे। 2016 का ग्रैमी अवार्ड किस सॉन्ग को मिला, ये मैंने आपको कल ही बताया था। ग्रैमी अवार्ड के बारे में मैंने पूरा बताया था आपको, कल का डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, अगर आपने सही से फॉलो किया होगा। देखिए ये जो 3 अवार्ड मिले हैं इस बार, एल्बम ऑफ द ईयर 25 को, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिला है हेलो को और सॉन्ग ऑफ द ईयर मिला है हेलो को, तीनों ही जो ब्रिटिश की गायिका हैं एडील को मिला है, तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने कल बता दिया था। अभी आज क्या पूछा गया कि कौन सा सॉन्ग, यानी कि हेलो वाला सॉन्ग। अब मान लीजिए आपका रिकॉर्ड पूछा जाएगा, वो भी हेलो है, एल्बम कौन सा है 25 है और ब्रिटिश की गायिका कौन है, ये है एडील। और इन्होंने लगातार ये जो टॉप 3 कैटेगरीज होती हैं ग्रैमी में, उसमें दूसरी बार ये मतलब 2012 में भी किया था और 2017 में किया, लगातार नहीं मतलब 2 बार ऐसा कर चुकी हैं। दारा सिकों का मर्डर किसने किया था, औरंगजेब का। ये नॉर्मल मिडीवल जीके का क्वेश्चन है। कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में, अगर ये वाला क्वेश्चन भी आया तो मैंने कल आपको बताया था, कल पूछा था कितने स्टेट हैं, 29 स्टेट है, 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, कल मैंने बताया था, डायरेक्ट क्वेश्चन है उसी से। Mg+O2 मिलके क्या बनाते हैं, MgO2 बनाएंगे, मैग्नीशियम परऑक्साइड। वैसे जो MgO है, MgOH होता है, MgO होता है, वो तो होता है कि एंटासिड होता है, लेकिन अब MgO2 यहाँ पे क्या ऑप्शन था मुझे नहीं पता है। कौन सी लेटेस्ट इंश्योरेंस स्कीम है क्रॉप्स के लिए, लेटेस्ट इंश्योरेंस स्कीम तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ही है। फोर्स को कैसे डिटरमाइन करते हैं, ऑप्शन नहीं दिए, अगर मुझे लग रहा है शायद ये पूछा होगा स्केलर या वेक्टर। देखिए फोर्स स्केलर नहीं वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स को डिफाइन करते हैं मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों से। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन पूछा था, रग्बी का होस्ट किसने किया, पहले वाली शिफ्ट में पूछा था कि कौन जीता कौन था, न्यूजीलैंड, और होस्ट किसने किया था, इंग्लैंड ही, मैंने पहली शिफ्ट में बता दिया था। ब्राजील के इस समय प्रेसिडेंट का नाम है माइकल टेमर। और कुछ और चीज़ें आप देख लीजिए, जैसे कि ये कॉमेमोरेट का सिनोनियम आया था इंग्लिश में, और इसमें कुछ ये स्पेलिंग एरर आई थी, कंपोजिट स्पेलिंग एरर आई थी। कुल मिला के इंग्लिश वाला और जीके वाला अभी मॉडरेट लेवल का आ रहा है, मतलब कुल मिला के 4 सेक्शन में से एक सेक्शन आपका मॉडरेट टू टफ आएगा ही, बाकी 3 सेक्शन आपके आते हैं नॉर्मल। रिफ्लेक्शन वाले पॉइंट का जो मैंने बताया था मेथड, उसी से आ रहा है, उसको रट डालिए, उसको मतलब रट डालिए, क्या समझ लीजिए उसको, वो जो रिफ्लेक्शन वाला मैंने मेथड बताया है। बाकी जितने इसमें क्वेश्चन बचे वो थर्ड शिफ्ट में कर लेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। 18 अगस्त शिफ्ट 3 के क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखिए, इसमें जीएस के क्वेश्चन देखेंगे, प्लस कुछ इंग्लिश वाले क्वेश्चन भी मैंने लिख दिए हैं जो आए थे, हालांकि उसको सॉल्व नहीं किया है, आप उसको देख लीजिएगा एक बार आइडिया लेने के लिए। देखिए अभी एक सुबह क्वेश्चन आया था कि सोडियम की खोज किसने की थी, अभी क्वेश्चन आ गया है पोटेशियम की खोज किसने की है। पोटेशियम की खोज किसने की थी, ये हम्फ्री डेवी ने, इंग्लैंड के 1807 में। ये जितने भी मेटल वाली चीजें हैं ये आप एक बार देख लीजिएगा जरूर, ये वरना मुझे कोई पिक मिलती है तो मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। हर चीज का वीडियो तो नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन ये बात है कि कितनी इन्वेंशन आदमी रट सकता है, इतनी सारी मैंने लिस्ट दी हुई है। अब उसमें भी अगर ये ऐसा आ रहा है तो फिर क्या करा जाएगा। ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली आया, ये मैंने जो इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स की 2 पिक दी थी कल आपको, उसी से आया है। ये हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का टॉम कहाँ पे लोकेटेड है ये पूछा गया है, दिल्ली में लोकेटेड है ये। ग्रैमी अवार्ड 2016 वाला पूछा था, 58 वाला, या फिर 2016 ये सॉन्ग के लिए 2016 में जो मिला था, यानी कि 2015 वाला पूछा था क्रेजी गर्ल वाला, वो मुझे क्लियर नहीं हो पाया। दोनों मैंने लिख दिए। देखिए 2015 वाला जो 2016 में मिला था वो क्रेजी गर्ल को मिला था, और जो 2016 वाला है वो आप देख सकते हैं ये किसको मिला है, थिंकिंग आउट लाउड को।
तो ये आप याद रख सकते हैं, ये 15 वाला है, ये 16 वाला है। 16 वाला थिंकिंग आउट लाउड को मिला था सॉन्ग ऑफ द ईयर, और इसमें 16 वाले में एल्बम ऑफ द ईयर 1989 को मिला है, और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अपटाउन फंक को मिला है। 2017 का नहीं है ये, 2017 को तो एडील करके जो ब्रिटिश सिंगर है उसको मिले हैं तीनों। फिर उसके बाद एक ये पूछा गया था कि कौन सी स्कीम ऐसी लॉन्च की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि जो इंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करेगी, ये SC ST कम्युनिटीज़ के लिए। ये स्टैंड अप इंडिया है स्कीम, बहुत बार बता चुका हूँ मैं करंट अफेयर में। ये है SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। जितनी भी बैंक है उनको एक या तो वुमेन को देना पड़ेगा, 2 लोगों को मतलब मिनिमम उनको देना ही पड़ेगा ये स्टैंड अप इंडिया के लिए, और एक SC ST को और एक वुमेन को। तो ये आप याद रख सकते हैं, ये SC ST वुमेन के ये एम्पावरमेंट के लिए स्कीम खोली गई है। ये कौन सा मिरर यूज होता है व्हीकल साइड ग्लास में, यानी कि RVM में? देखिए ये वाली मैं एक पूरी ट्रिक बना चुका हूँ। कॉनकेव मिरर की प्लस कॉन्वेक्स मिरर की प्लस कॉन्वेक्स लेंस की प्लस कॉनकेव लेंस की, वो पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। बेसिकली जो बात ये है कि कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं जो घर वाले यूज होते हैं, जैसे डॉक्टर यूज करते हैं कान को मुंह को देखने के लिए। शेविंग जब आप करते हैं तो उस मिरर में होता है कॉनकेव मिरर, और जो आप रिफ्लेक्टर होता है टॉर्च में उसमें भी होता है कॉनकेव मिरर, और कॉन्वेक्स होता है जब घर के बाहर आप यूज कर रहे हैं, यानी कि व्हीकल में जो RVM लगा होता है रियर व्यू मिरर, या फिर जो ये जैसे ड्राइववेज होते हैं वहां पे जो ब्लाइंड कॉर्नर पे होता है वहां पे होता है कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव घर की चीज है और कॉन्वेक्स है बाहर की गाड़ी वाली चीज। ये एक बात याद रखिए। एक जो प्लेन मिरर होता है उसका यूज होता है पेरिस्कोप में, प्लस वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कल भी एक क्वेश्चन आया था। देखिए बेसिकली ये मैं समझ नहीं पाया क्या बताना चाह रहे थे, क्या क्वेश्चन ही पूछा था। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए ये है गैसियस स्टेट, ये है सॉलिड स्टेट और ये है लिक्विड स्टेट। आप मान लीजिए सॉलिड से कोई चीज लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है मेल्टिंग। और लिक्विड से अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है तो क्या हो रहा है, तो हो रहा है फ्रीजिंग। ठीक है, आप लिक्विड और गैस में आइए। लिक्विड से अगर कोई चीज गैस में कन्वर्ट हो रही है तो क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन। और अगर गैस से कोई चीज लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन। आप सॉलिड और गैस में आइए। सॉलिड से अगर कोई चीज गैस में कन्वर्ट हो रही है तो होता है सब्लिमेशन, और अगर गैस से कोई चीज सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है तो क्या होता है, डिपोजिशन। तो ये वाला आप फिगर याद रखिएगा। मैं इसका एक पिक मैं बना के इसमें आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, ये रट डालिए। ये डेली ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल है काफी। ये क्वेश्चन दिया था कि वेट अगर अर्थ पे 60 किलोग्राम है। देखिए पहली बात तो ये वेट की यूनिट ये किलोग्राम नहीं होती, M×G होती है, और यहाँ पे 60 किलोग्राम है, मतलब ये यहाँ पे शायद मास होना चाहिए। और ये पूछा है आपको वेट मून पे पूछा है। देखिए मेन चीज होती है कि जो मून पे G की वैल्यू होती है वो अर्थ की जो G की वैल्यू होती है उसका 1/6 होती है। मतलब कि अर्थ पे जो G की वैल्यू कितनी है, 9.8 या 10 के करीब है, तो उसका आप 1/6 कर लो, वो हो जाएगी मून पे G की वैल्यू। तो जितना यहाँ पे वेट होगा उतना अगर आप उसमें 1/6 से डिवाइड कर दो तो वो हो जाएगा मून पे, यानी कि 10 न्यूटन इसका आंसर आना चाहिए अगर ये न्यूटन में दिया है तो। और ये देखिए यहाँ पे 60 किलोग्राम है, तो 60 किलोग्राम यहाँ पे तो ये एक तरह से अगर आप देखें इसमें तो 60 ये होना चाहिए, मास यहाँ पे होना चाहिए, तभी जाके ये 60 M×G हो सकता है ये। तो G की वैल्यू आप कितना 10 हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई आप 6 कर देंगे तो ये आपका आंसर आ सकता है ये। तो ये आप देख सकते हैं इसमें, मतलब G की वैल्यू आपको रखनी है यहाँ पे कितनी, G की वैल्यू आपको रखनी है मून पे जो अर्थ की वैल्यू इसका डिवाइडेड बाई 6। तो ये वेट 60 अगर यहाँ पे है तो 60 यानी कि ये अगर यहाँ पे मास होना चाहिए, और मास है अगर ये देखिए वेट की वैल्यू दी हुई है सिर्फ 60, तब तो डायरेक्टली आप 6 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये M×G दोनों की वैल्यू है। और लेकिन अगर यहाँ पे मास की वैल्यू दी हुई है तो 60 इंटू कितना करना पड़ेगा, क्योंकि वेट होता है मास इंटू G, तो यानी कि 60 इंटू 10/6 करना पड़ेगा। तो यानी कि तब उस केस में आंसर आएगा 100 न्यूटन। तो आप ऑप्शन बताइए एग्जैक्टली क्या दिए थे, तब उस हिसाब से देखा जा सकता है इसमें कि क्या ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद मतलब मैंने मेन चीज आप ये समझ लीजिए कि इसमें मेन आंसर वाली बात नहीं है, बात ये है कि जो G की वैल्यू होती है मून की वो अर्थ की G की 1/6 होती है, ये आपको याद रखना है हमेशा। ठीक है, तो जो अर्थ में जैसे वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मून की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 9.8 या फिर 10 डिवाइडेड बाई 6, उस हिसाब से आप देख लीजिए। और वेट का क्या मतलब होता है फॉर्मूला, M×G, और वेट होता है M×M, M होता है किलोग्राम में और ये होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो वेट होता है हमेशा न्यूटन में, इसीलिए
अब ये अगर यहाँ पे मास दिया होना चाहिए या फिर ये वेट नहीं होगा, मास अगर यहाँ पे दिया है तो ये 60 इंटू 10/6 यानी कि तब आएगा 100 वैल्यू, और अगर यहाँ पे वेट दिया है डायरेक्टली तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 10। इसके बाद ये पूछा था हिमालय साउथ पे टिल्ट होता है, ये कहाँ पे होता है, दिहोंग जो गॉर्ज है वहां पे होता है ये, और वहां से ये बेंट हो जाता है साउथ की तरफ। फिर ये पूछा है कि कौन सी रिट सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है, हाई कोर्ट को या फिर इंफीरियर कोर्ट को। देखिए ये सबसे पहले दिन जो 5 तारीख को हमने आप वो एक रिट आई थी उसमें को वारंटो रिट पूछी थी, तो मैंने आपको पूरी 5 रिट समझा दी थी कि किस हिसाब से कौन सी होती है। वहीं से क्वेश्चन है, देखिए हैबेस कॉर्पस होती है, इसका मतलब होता है कि कोई अगर इलीगली डिटेन कर लिया गया है तो उसके लिए लगाई जाती है कि उस यू में हैव द बॉडी। और बाकी ये जो तीनों है जैसे मैंडमस है, ये मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड, मतलब कि अगर कोई पब्लिक ड्यूटी नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए हायर जो कोर्ट है वो लगा सकता है, लोअर कोर्ट पे, ट्राइब्यूनल पे या फिर पब्लिक अथॉरिटी पे। सर्टियोरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, अगर कोई ऑर्डर ऑलरेडी पास कर दिया है इंफीरियर कोर्ट ने तो उसको क्वैश करने के लिए होता है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है फॉरबिड, कि मतलब अगर कोई ऐसा लग रहा है कि कोई इंफीरियर कोर्ट अपनी जो पावर है उनसे ज्यादा काम कर सकता है तो उसको ये कोर्ट प्रोहिबिट कर सकता है, हायर कोर्ट। तो ये 3 है, इन तीनों में से एक ऑप्शन होना चाहिए। कौन सा इसमें दिया था ये आप बताइए। समझौता एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलती है, ये क्वेश्चन आया था। समझौता एक्सप्रेस यानी कि फ्रेंड एक्सप्रेस आप समझ सकते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये चालू हुई थी, दिल्ली से लेके अमृतसर तक चालू हुई थी। वैसे ये अमृतसर और लाहौर से तक चालू हुई थी, सॉरी। एक शिमला एग्रीमेंट हुआ था जो 1976 में, उसके तहत अमृतसर से लाहौर तक चालू हुई थी ये। इस समय अगर आप देखें तो दिल्ली और अटारी जो इंडिया में पॉइंट है इसके, और प्लस लाहौर है पाकिस्तान में, तो ये इनमें से ऑप्शन होना चाहिए। फिर क्वेश्चन आया था कि जब एसिड बेस से रिएक्ट होता है तो फिर एक तो सॉल्ट बनता है और उसके अलावा क्या प्रोडक्ट रिलीज होता है। देखिए एसिड प्लस बेस होगा तो H2O रिलीज होता है और सॉल्ट रिलीज होता है, तो इसका आंसर होगा H2O। और ये एग्जाम्पल भी दिया है। ये फिर एक क्वेश्चन आया था पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ये कंसल्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट फॉर एडवाइस, तो ये आप याद रख सकते हैं, ये 143 जो आर्टिकल होता है उसमें है ये, और ये कौन सी है, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आता है ये। फिर ये क्वेश्चन है जोजी लॉ से रिलेटेड आया था, वो भी मैं देखिए आप लोग क्वेश्चन क्लियर नहीं लिखते हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है फिर मुझे समझने में कि क्या पूछ रहा है एक्चुअली। जोजी लॉ के बारे में मैंने बता दिया। चलिए यहाँ पे एक ये माउंटेन पास है जम्मू कश्मीर में, लोकेटेड है ये NH1D यानी कि नेशनल हाईवे 1D में, श्रीनगर और लेह के बीच में, ठीक है। फिर इंग्लिश के क्वेश्चन आए थे, कंपोजर की सही स्पेलिंग आई थी, और इडियम एक आया था नॉट अ कप ऑफ टी, एक सिनोनिम आया था पर्यायवाची यानी कि कमेमोरेट, और एक इडियम आया था वंस इन फॉर ऑल और वन लास्ट टाइम, ऐसे करके आया था। तो ये थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन थे। मैथ्स वाले अभी क्वेश्चन मेरे बचे हैं, तो देखिए कोई भी क्वेश्चन आप लोग लिखा करिए, प्लीज क्लियर लिख दिया करिए, क्योंकि समझ में नहीं आता है फिर बाकी आने वाले लोगों को बताना होता है। और दूसरी बात ये कि कल से हम लोग जैसे ही आपकी शिफ्ट छूटेगी तो प्लीज आप लोग तुरंत मुझे यूट्यूब के वीडियो में मैसेज करके कमेंट कर दीजिएगा, तुरंत कमेंट कर दीजिए यूट्यूब में, कि ताकि मैं तुरंत दे सकूं दूसरी शिफ्ट वालों को। क्योंकि ये देखा गया है SSC सीजन में, जो एक बार सुबह पूछ लेते हैं उसी से रिलेटेड चीजें ये शाम को पूछते हैं और दोपहर में पूछते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग प्लीज शेयर कर दिया करिए क्वेश्चन, कम से कम क्वेश्चन शेयर कर दिया करिए। आपको भी किसी ने शेयर किए थे क्वेश्चन, इसीलिए आपको ये मिल पा रहे हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। 18 अगस्त को जो तीनों शिफ्ट के बचे हुए क्वेश्चन है मैथ्स और रीजनिंग के, वो इसमें देख लेते हैं। अलग अलग वीडियो बनाने से अच्छा है मैंने इसमें एक साथ ले लिए हैं, इसमें मैथ्स और रीजनिंग के जितने मेरे पास क्वेश्चन के कमेंट आए हैं उन सब के लिए, ठीक है। मेन मकसद आपको बताना है ये कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि आप लोगों के आने वाले टाइम में क्वेश्चन गलत ना हो। देखिए SSC में आजकल ये हो रहा है कि जो भी पैटर्न ये लोग फॉलो करते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन 2 दिन तक तो जरूर पूछ रहे हैं, और बल्कि ये तो जरूर हो रहा है कि जो फर्स्ट शिफ्ट में आया है क्वेश्चन उसी से रिलेटेड सेकंड और थर्ड में पूछ रहे हैं। तो देखिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं रीजनिंग के। एक ऑड वाला फाइंड करना था आपको, कारपेट, पेंट, फ्रेम और पेंटिंग। मेरे हिसाब से तो इसमें ऑड वन होगा, पेंटिंग, क्योंकि पेंटिंग प्रोसेस है, बाकी सब प्रोसेस नहीं है, तो पेंटिंग वाला ऑप्शन होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आया था रिफ्लेक्शन निकालना था, 1, -3 का आपको x = -2 वाली लाइन के ऊपर। तो ये आप याद रखिए। देखिए रिफ्लेक्शन वाला मैंने आपको पूरा मेथड समझाया हुआ है, बिल्कुल सिंपल भाषा में और बिल्कुल बेसिक से समझाया हुआ है, क्योंकि इसमें ट्रिक भी बनाई जा सकती है, लेकिन मैंने एकदम बेसिक से समझाया है कि आपका गलत ना हो। अभी भी गलत हो रहा है तो मतलब मेरे वीडियोस का कोई यूज नहीं हो रहा है, प्लीज उसको यूज करिए। रिफ्लेक्शन का पूरा मैंने एक मेथड बताया हुआ है कैसे करना है, सब कुछ एग्जाम्पल करके बताए थे सुबह। अब आपका करेक्ट होना चाहिए था, अगर करेक्ट हुआ है तो बताइए,
और फिर भी नहीं समझ में आया तो भी बताइए। देखिए इसमें करना क्या होता है, पहले आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच लीजिए बेसिक, फिर x इक्वल टू -2 पे आपको रिफ्लेक्शन लेना है, तो x इक्वल टू -2 वाली लाइन आपने खींच ली। फिर किस पॉइंट का रिफ्लेक्शन लेना है वो आपने लोकेट कर लिया, 1, -3 ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट की इस जो लाइन है इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लीजिए, कितनी होगी, 1 यूनिट इधर है 2 यूनिट इधर है, क्योंकि कोऑर्डिनेट पे हम लोग खेल रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट पे मतलब ये सवाल हो रहा है, तो सब ये जब परपेंडिकुलर ही होगा यहाँ पे, तो इस पॉइंट की डिस्टेंस इस लाइन से कितनी हो गई, 3 यूनिट हो गई। यानी कि जो इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट होगा वो इससे 3 यूनिट और आगे होगा। अब अगर आप देखें तो ये है 0 वाली लाइन, रेफरेंस वाली लाइन, यानी कि वाई एक्सिस है ये, यहां से लेके इस पॉइंट की दूरी कितनी हो गई, 5 हो गई। यानी कि जो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, इसका जो आपको एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक्स ये -5 की तरफ चला गया, तो यानी -5 हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। और जो वाई वाला कोऑर्डिनेट है वो तो सेम रहेगा, तो -3 हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट। यानी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, -5, -3। देखिए रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, आप लोग इसके क्वेश्चन प्लीज गलत मत करिएगा। और एक ये वाले क्वेश्चन, ये a³ + b³ को से पता नहीं एसएससी को क्या प्यार हो गया, ये 2 दिन से लगातार इसी पे घुमा फिरा के कभी a + b पूछ रहे हैं, कभी ab पूछ रहे हैं, कभी a³ + b³ पूछ रहे हैं। तो इस पे आप क्वेश्चन 2 फॉर्मूला रट डालिए, एक होता है a³ + b³ = a + b × a² + b² - ab, और इसको लिख सकते हैं a² + b² - 3ab, और एक इसका उल्टा होता है a³ - b³ = a - b × a² + b² + ab। वहां पे क्या लिखेंगे, a - b² + 3ab लिखेंगे वहां पे। अब देखिए यहाँ पे अगर हिट एंड ट्रायल से निकल जाए नहीं तो बढ़िया है, अगर नहीं निकले तो तुरंत फॉर्मूला लगा के कर लो, बहुत सिंपल होता है ये भी ना। यहाँ पे मुझे अगर मान लीजिए हिट एंड ट्रायल में टाइम लग रहा है तो आप तुरंत फॉर्मूला लगा लो, a³ + b³ की वैल्यू निकालनी है, इसमें रख दीजिए वही फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया इसमें लिखा है, इस पे पुट कर दीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। a + b का वैल्यू दी हुई है 5 और ab की वैल्यू 3 दी हुई है, यानी कि 25 - 9 यानी कि 16 × 5 यानी 80 हो जाएगा इसका आंसर। a³ + b³ कितना हो गया, 80। फिर ये ऑड वन आउट आया था, स्पून, ये फोक यहाँ पे लिखा हुआ था कम में, फोक नहीं होता है फोर्क होता है, ये बोलते हैं इसको फोक, ठीक है, और ये होता है FORK। फिर प्लेट और नाइफ, इसमें से आपको ऑड वन फाइंड करना था, मेरे हिसाब से इसमें प्लेट होना चाहिए, ठीक है, प्लेट के ऊपर ही सभी चीजें रख के या फिर प्लेट से यूज करके खाते हैं, तो प्लेट होना चाहिए यहाँ पे ऑड। अब देखिए यही वाला क्वेश्चन फिर आ गया थर्ड शिफ्ट में, a³, ये वो वाला शायद सेकंड शिफ्ट का था, इससे पहले वाला, a³ - b³ की वैल्यू दी हुई है 81 और a - b की वैल्यू दी हुई है 1 और ab की वैल्यू निकालनी है। अभी मैंने बताया आपको a³ - b³ का क्या फॉर्मूला होता है, a - b × a² + b² + ab। अब इसको आप लिख लीजिए a - b का होल स्क्वायर प्लस 3ab। बस आप यहाँ पे क्या है, 81 ये वैल्यू दी हुई है, a - b की वैल्यू 1 है, और बस उसमें a - b का होल स्क्वायर हो गया प्लस 3ab। इससे आपकी 3ab की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 80, और ab की वैल्यू आ जाएगी 80/3। देखिए भूल चूक अगर इसमें कोई हो गई हो तो उसके लिए प्लीज एक्सक्यूज मी, लेकिन मकसद आप लोगों को ये बताना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक ये क्वेश्चन आया था कि एरिया दिया हुआ है 4 वॉल्स ऑफ क्यूबॉइड का 448 मीटर स्क्वायर, और इसमें लेंथ दी हुई है, ब्रेथ नहीं दी हुई है, हाइट दी हुई है। देखिए एरिया जो होता है, टोटल एरिया होता है वो 2LB + 2BH + 2HL होता है, वो वाला फॉर्मूला लगा के आप ये b को b मान के और यहाँ पे इसमें वैल्यू निकाल सकते हैं आप, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, आप इसको निकाल लीजिएगा। एक क्वेश्चन आया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, 4th टर्म दिया हुआ है 11, 7th टर्म दिया हुआ है -4 और 15वां टर्म निकालना है। देखिए इसमें भी ज्यादा चीजें रटनी नहीं है, बस एक आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, TN। nth टर्म क्या होता है, a + n - 1d होता है। अब देखिए 11वां टर्म दिया हुआ है आपके, सॉरी 4th टर्म दिया हुआ है 11, यानी इसकी वैल्यू रख दीजिए -11 = a + 4 - 1, क्योंकि यार 4th टर्म है ये, तो 4 - 1 × d, तो पहली इक्वेशन ये हो गई। 7 टर्म है -4, यानी कि -4 = a + 6d, इससे a और d की वैल्यू निकल आएगी, तो d आपका आ गया -5 और a की वैल्यू आ गई 26, तो इससे आप 15 टर्म निकालना है, तो फिर वही a + n - 1d यानी कि 26 आ गया आपके पास। a + n कितना होगा यहाँ पे 15 - 1 इंटू यानी कि 14 हो जाएगा, और d कितना है -5 है, तो यानी कि इसका आंसर आ जाएगा -44। फिर देखिए ये क्वेश्चन आ रहा है, कितना ये सिंपल क्वेश्चन है, x% ऑफ 0.004 = 40। अभी मैंने सुबह भी बताया था कि सेकंड शिफ्ट में ऐसा कुछ भी हो आप डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिखना चालू कर दो। 0.004 का x% है, x% मतलब इंटू x/100 हो गया = 40 हो गया। इससे आप कैलकुलेट कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी 10⁶, या फिर जो भी ऑप्शन में दिया हो वहां पे। फिर ये एक क्वेश्चन आया है ट्रायंगल का, अगर आप देखें राइट एंगल ट्रायंगल का दिया हुआ है, बी पे राइट एंगल है ये, और ए की वैल्यू है 30, ए एंगल की 30 वैल्यू है, और आपको AC की वैल्यू दी हुई है 8 सेंटीमीटर और ए भी निकालना है।
अब देखिए cos 30 क्या होता है, cos 30 अगर यहां से रेफरेंस लेंगे आप इस एंगल का तो b बाई एच होता है, तो इसके लिए b हो जाएगा ए बी, ठीक है, और h कितना हो जाएगा ए सी, तो cos 30 इक्वल टू ए बी बाई ए सी हो गया, ए बी इक्वल टू ए सी इंटू cos 30 हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4√3। तो ये सब चीजें देखिए पता होनी चाहिए। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। ये फॉर्मूले पता होने चाहिए और कैसे उसको रेफरेंस यूज करते हैं, बहुत बेसिक सी चीज पूछी है जो हम लोगों ने कभी स्कूल टाइम में ये पढ़ी होगी। देखिए मैं ये सब चीजें, मुझे स्कूल टाइम की सब चीजें कुछ कुछ याद है, उसी से मैं सॉल्व कर लेता हूँ। इससे एक क्वेश्चन ये आया था, एक फ्रैक्शन दिया हुआ है और प्लस उसका 3 टाइम्स रेसिप्रोकल दिया हुआ है, उसकी वैल्यू 37/10 दी हुई है और फ्रैक्शन निकालना है। या तो आप डायरेक्टली आप फ्रैक्शन को मान लो x, ठीक है, तो बस जो क्वेश्चन में लिखा है वो लिख दो, x प्लस 3/x इक्वल टू 37/100। इससे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी या तो 6/5 या फिर 5/2, और इन्हीं दोनों में से एक ऑप्शन होना चाहिए फ्रैक्शन का। बहुत सिंपल सवाल है, सिंपल, आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी हिसाब से जाओ, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं होती हर चीजों में मैथ में। ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं अभी। आप देखिए एक ये क्वेश्चन है, ए को एक दिन, एक काम को करने में 20 दिन लगते हैं, बी को 30 दिन लगते हैं, सी को 60 दिन लगते हैं। एक दिन तो तीनों लोग मिलके काम करते हैं, एक दिन के बाद ए और बी छोड़ देते हैं। अब बताइए सी को कितना टाइम लगेगा इस वर्क को कंप्लीट करने में। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, टाइम एंड वर्क में सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, ए को एक काम को करने में 20 दिन लगते हैं, यानी कि ए का एक दिन का वर्क कितना हो गया, ए का कितना हो गया 1/20 हो गया, वैसे ही बी का कितना हो गया 1/30 हो गया, वैसे सी का कितना हो गया 1/60 हो गया। अब अगर मान लीजिए आपको एक दिन को कि तीनों ने मिलकर काम किया है, तो एक दिन का टोटल वर्क कितना हो गया 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 1/10, मतलब एक दिन में 1/10 काम हो जाता है। अब ये देखिए रिमेनिंग कितना बचा, तो रिमेनिंग बचा 1 - 1/10, यानी कि 9/10 अभी काम बाकी है। और सी एक दिन में कितना कर रहा है, सी कर रहा है एक दिन में 1/60। अब एक दिन में 1/60 कर रहा है, तो ये 9/10 काम को कितने दिन में करेगा, यानी कि 9/10 इंटू 60 कर दीजिए, तो ये आंसर हो जाएगा 54। ठीक है, ये वाला हो गया आंसर आपका। फिर ये दिया हुआ है, देखिए एक सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 70 एट लॉस ऑफ 15%। अब ये बोला है कि वो आर्टिकल को अगर आप 230 रुपए में सोल्ड कर दें, बेच दें, तो कितना प्रॉफिट होगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बस आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है, कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस या प्रॉफिट या लॉस, बस उसी से होता है क्वेश्चन ये सब। देखिए मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है x, अब अगर x है तो ये कितने पे, ये 15% लॉस पे बेचा गया, यानी कि x इंटू 0.85 की वैल्यू हो जाएगी 170, क्योंकि ये 15% के लॉस पे बेचा गया, मतलब कि 100 - 15 डिवाइड बाई 100 होगा ये, तो x की वैल्यू आ गई 200, यानी कि कॉस्ट प्राइस आ गया अपने पास 200। अब ये बोल रहा है कि 230 पे बेचा है, तो प्रॉफिट निकालना है, तो बस प्रॉफिट का क्या होगा, 230 - 200 डिवाइड बाई 100 हो गया, 30/200 हो गया, इंटू 100 कर दो, इसकी वैल्यू आ जाएगी 15%। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अभी मैं आपको बता चुका हूं। तो ये वाले मैथ्स और रीजनिंग के बचे हुए क्वेश्चन थे आज के। थैंक यू फॉर लिसनिंग। पीडीएफ आपको मिल जाएगी। प्लीज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जैसे ही आप लोगों का पेपर हो जाए करे, तुरंत 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 मुझे आप एग्जाम हॉल से निकल के मेरे कमेंट पे यूट्यूब में वीडियोस में जो कमेंट है उसमें आप कर दीजिए, या यूट्यूब में मुझे मैसेज कर दीजिए, किसी भी तरह क्वेश्चन तुरंत भेजिए, किसी ना किसी तरह, ताकि बाकी लोगों का भी फायदा हो सके। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग। ये सब पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे, और प्लीज जिसका भी एग्जाम हो जाए वो एक दूसरे की मदद करिए। टेलीग्राम चैनल में अभी भी बहुत सारे लोग नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, उनको बता दीजिए प्लीज, कम से कम आप लोग इतना तो करिए। ठीक है दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। 18 अगस्त को मैथ्स के शिफ्ट 1 के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन आए मेरे पास। देखिए ये वाला जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला है, ये कल तीनों शिफ्ट में आया है और आज भी आया है ये क्वेश्चन पहली शिफ्ट में। इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आप लोग जरूर कर लीजिए अगर आपको आगे पेपर देना है। थोड़ा हिट एंड ट्रायल वाला अब यूज करना चालू करिए, हर चीज फॉर्मूले से नहीं होती है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू दी है 19, ए बी की वैल्यू दी है -6, ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। देखिए वैसे तो हम लोग इसको कन्वेंशनल मेथड से भी कर सकते थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला जो फॉर्मूला है उसको लगा के, लेकिन अब आपके पास टाइम कम होता है तो आप ये हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। देखिए अगर ए को आप 3 रख दें और बी को -2 रख दें तो ये काम बन जाएगा अपना, क्योंकि ए का क्यूब हो जाएगा 27 और -8 यानी कि 19 आ गया, और ए इंटू बी हो गया -6, तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। मतलब कि ए और बी की वैल्यू हमने एकदम करेक्ट एज्यूम की है, यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 - 2, यानी कि 1 आंसर आ जाएगा इसका। सेकंड क्वेश्चन है कि एवरेज आपको निकालना है नंबर्स बिटवीन 11 एंड 79 विच आर डिविजिबल बाय 6
मतलब 6 से जो डिविजिबल हैं 11 और 79 के बीच में नंबर, उन लोगों का एवरेजों का नंबरों का एवरेज आपको निकालना है। अब देखिए 6 से जो डिविजिबल हैं 12 से लेके 12, 18, 24 और आप देखेंगे तो 78 तक हो जाएंगे वो 6 से जो भी डिविजिबल है। अब ये एक हो गई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि 6-6 का डिफरेंस है सब में। इसमें आपको नंबर कितने हैं उसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये वाला टर्म उठाएंगे तो ये हो जाएगा nth टर्म इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस एन माइनस वन डी होता है, तो a ये है प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इससे आपने n की वैल्यू निकाल ली, अपनी n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 12, मतलब ऐसे 12 टर्म है आपके पास। अब आपको एवरेज निकालना है तो क्या करना है, एवरेज इक्वल टू होता है सम डिवाइड बाई नंबर। अब ये सम आप कैसे निकालेंगे सीरीज का, उसके लिए सम करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए फॉर्मूला होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये हो गया सम का फॉर्मूला, और डिवाइड बाई आप n कर दीजिए तो n कट गया, और ये हो गया आपका सम का ये टोटल। अब फिर आप जो भी देखिए a हमारे पास है, ये a क्या है 12 है, n हमारे पास आ गया 12, और इसमें d कितना है, d है 6, क्योंकि 6 का डिफरेंस है। तो आप अगर देखेंगे इसमें तो ये आंसर आ जाएगा 24 प्लस 66 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 90 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 45 इसका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन ये आया, ये कल भी आया था कि 4 टाइम्स अ फ्रैक्शन एंड 6 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल सम इज इक्वल टू 11। आपको फ्रैक्शन पूछा है। देखिए इसमें फ्रैक्शन को a डिवाइडेड बाई b मानने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चनों में आप फालतू में कंफ्यूज हो जाएंगे, 2 वेरिएबल आ जाएंगे, इक्वेशन सिर्फ आएगी एक। आप फ्रैक्शन को मानिए 1/x, क्योंकि अगर मान लीजिए फ्रैक्शन दोनों में ऊपर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में अगर नंबर होगा तो अपने आप x की वैल्यू ऐसी आ जाएगी। फ्रैक्शन को आपने 1/x मान लिया, ये फ्रैक्शन है कि नहीं है। अब 4 टाइम्स फ्रैक्शन यानी कि 4 इंटू 1/x प्लस 6 टाइम इट्स रेसिप्रोकल यानी कि 6 इंटू x हो गया, तो 4 टाइम्स 1/x प्लस 6/x इज इक्वल टू हो गया 11। आप इसको सॉल्यूशन, इसको आप सॉल्व करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, और इसमें आप वाला रूल लगा के या फिर किसी तरह सॉल्व करके आप देखेंगे इसमें आंसर आ रहा है। x की वैल्यू या तो 1/2 होगी या फिर 4/3 होगी, इन्हीं दोनों वैल्यू में से एक फ्रैक्शन होगा, जो भी आपका आंसर हो वो कर दीजिएगा, ठीक। अब देखिए ये क्वेश्चन डेली आ रहा है कि साइन कॉस टेन ये सब के फॉर्मूले आप रट डालिए। कल मैंने आपको कुछ वैल्यूज भी बताई थी, वो भी कर लीजिए, प्लस जो साइन का बेसिक चीजें होती है ट्रिग्नोमेट्री की, कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। कॉसेक थीटा दिया है आपके पास 25/7 यानी कि साइन थीटा हो गया 7/25, क्योंकि कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, यानी p और h की वैल्यू आपके पास दी है। b आप निकाल लीजिए, b क्या हो, b कैसे निकलेगा, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 24, बस cos थीटा निकालना है, b/h हो गया 24/25 हो गई। अब देखिए ये वाला रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन फिर से आया था कल, आज आया था, मतलब ये 18 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में 5,2 एक पॉइंट है, उसको x इक्वल टू -3 पे उसका रिफ्लेक्शन निकालना है। देखिए इसमें मेथड सिर्फ एक है, आपको जिस लाइन के अकॉर्डिंग निकालना है, जिस लाइन के बेस लेके निकालना है। देखिए पहले आपको क्या करना है, पहले आप करिए x एक्सिस और ये हो गई आपकी y एक्सिस, ठीक है, ये आपने बना लिया रेफरेंस फिगर। x इक्वल टू -3 लाइन कैसे बनाएंगे आप, देखिए x इक्वल टू -3 मतलब y हर जगह 0 होगी, तो जो x की वैल्यू -3 होगी उसी पे आप पूरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये हो गई x इक्वल टू -3। अब आप वो पॉइंट बनाइए कहां पे है, 5,2 यानी कि यहां से अगर आप रिप्रेजेंट ये 0 है अपना, तो ये 5 यूनिट यहां पे होगा, ये हो और प्लस 2 यूनिट ऊपर होगा, तो ये होगा पॉइंट 5,2। अब आपको इसका इसके लाइन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन निकालना है। देखिए कैसे, मैंने कल आपको बताया था, इस पॉइंट से आप लाइन की दूरी मेजर कर लो, दूरी कितनी हो गई 5 ये है, ठीक है, और लाइन कितने पे, x इक्वल टू -3 पे, तो यानी कि 3 है, तो 8 यूनिट है ये दूरी पे। अब यही जो रिफ्लेक्शन होगा इसका, वो भी तो इधर साइड 8 दूरी पे होगा, 8 यूनिट की, तो 8 यहां से और कर दीजिए आप। अब ये वाला ये पॉइंट होगा यहां पे, देखिए y की वैल्यू तो सेम रहेगी, तो 2 तो आपको लिख देना है y वाले कोऑर्डिनेट में। अब x की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखिए ये यहां पे y 0 है और ये 3 ये है, तो 3 ये और प्लस 8 और इधर गए, तो यानी कि 11 आप निगेटिव साइड गए, तो -11 हो गई वैल्यू x की, तो -11,2 ये हो गया आंसर। तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये है, उसमें पूरे मैथ्स के कुछ क्वेश्चन मेरे पास आए थे, अभी कुछ और जो क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए एक सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल सा था, वो मैं आपको दे दूंगा दूसरे वाले जब शिफ्ट के क्वेश्चन में दूंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। 18 अगस्त की रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन मुझे मिल गए हैं, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
किस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें ये मेरा मेन मकसद है आपको बताने का कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उस हिसाब से तैयारी रखिए अपनी। एक ये आया था ऑड वन आउट, आपको फाइंड करना था फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट और हॉकी के बीच में। देखिए मेरे हिसाब से तो इसमें टेनिस होना चाहिए ऑड, क्योंकि फुटबॉल में भी 11 प्लेयर हैं, क्रिकेट में भी 11 प्लेयर हैं और हॉकी में भी 11 प्लेयर होते हैं। टेनिस में 11 नहीं होते हैं, तो मेरे हिसाब से टेनिस होना चाहिए। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो आया था, ये 99 के बाद 101 है और उसके बाद 100 दिया है। इसके बाद पूछा था, देखिए अगर अगर यही वाला क्वेश्चन है तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये +2 हो रहा है यहाँ पे और फिर हो रहा है -1, तो फिर +2 हो जाएगा, यानी कि 102 आंसर आ जाएगा। अगर यही वाला क्वेश्चन था तो बता दीजिएगा कंफर्म करके कि यही वाला है कि नहीं। क्वेश्चन आप लोग पूरे नहीं लिखते हैं, इसलिए बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है और कई जगह मुझे देखना पड़ता है, तब भी ये एग्जैक्टली समझ में नहीं आता है कि क्या ऑप्शन में दिया होगा। फिर ये क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ही सिंपल है कि ए एक काम को 24 दिन में करता है, बी 36 दिन में करता है, सी 72 दिन में करता है। अगर वो सब एक साथ करेंगे तो कितनी जल्दी काम को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। ए का एक दिन का काम कितना हो गया, क्योंकि 24 दिन में काम को करता है तो एक दिन का 1/24 हो गया। बी का 1/36 हो गया एक दिन का, सी का 1/72 हो गया एक दिन का। तीनों का एक दिन का मिला के कितना हो गया, 1/24 प्लस 1/36 प्लस 1/72 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/6। अब ये टोटल काम है, हो रहा है तीनों का मिला के एक दिन का, वो 1/6 हो रहा है। तो फिर अगर आप देखें इसमें पूरा काम को एक दिन में कितना हो रहा है 1/6, तो पूरा काम करने के लिए कितने लगेंगे, 6 दिन लगेंगे टोटल। फिर एक ये सीरीज आई थी 2 के बाद 5 के बाद 10 के बाद 17 और उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क लगा था यहाँ पे और फिर 37 था। देखिए अगर यही वाली सीरीज थी तो बहुत सिंपल थी ये, इसका आंसर बहुत जल्दी निकल सकता है। 2 5 के बीच में डिफरेंस है 3, 5 10 के बीच में 5, फिर 7, फिर 9, फिर ये देखिए ये आपकी नीचे से ये एपी बन रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 3 के बाद 5 है, फिर 7 है, तो उसके बाद क्या आना चाहिए 9, उसके बाद 11, तो यानी कि 17 में 9 ऐड कर दिए तो 26 इसका आंसर हो गया। ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। डायरेक्शन में आपको ये करना होता है सिर्फ कि पहले आप कोऑर्डिनेट वाला डायग्राम बना लीजिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन में जैसा ऐसा बोल रहा है आप उसको आप अपने आप को उसकी जगह रख दीजिए और वैसा वैसा करते जाइए। ए और बी पहले एक जगह पे थे, फिर ए ने चलना चालू किया, ईस्ट 50 किलोमीटर चला, तो यहाँ पे ए और बी दोनों थे। ए ने 50 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला, ईस्ट और वेस्ट ये कहाँ से, यहाँ से देखना है, इस जगह से। ये आपका रेफरेंस पॉइंट है और यहीं से आपको या तो ईस्ट है या इधर, वेस्ट है इधर, नॉर्थ है इधर और साउथ है इधर, उस हिसाब से आपको करना है काम। तो ए चला है ईस्ट 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर चला, ए यहाँ पहुँच गया। अब बी चलता है 15 किलोमीटर नॉर्थ में, तो बी यहाँ से नॉर्थ की तरफ 15 किलोमीटर चला। फिर इसने टर्न लिया राइट की तरफ मुड़ गया और 20 किलोमीटर चला, 20 किलोमीटर चल गया इधर। फिर इसने टर्न लिया राइट को और फिर 15 किलोमीटर चला, फिर ये वापस आ गया इस जगह। अब देख लीजिए 15-15 ये सेम है, तो यहाँ पे बी, अगर आपको पूछ रहा है कि फाइनल पोजीशन आपकी बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये है बी और ये है ए, तो ए के वेस्ट में हुआ बी कि नहीं, तो ए जो बी है, बी इज 30 किलोमीटर वेस्ट ऑफ ए, ये हो जाएगा इसका आंसर। सिंपली जो आपको क्वेश्चन में दिया जाए वही करना है। ये क्वेश्चन था 111 के बाद 37 है, फिर उसके बाद 123 है। अगर यही वाला क्वेश्चन था तो इसमें मेरे हिसाब से देखिए 37 × 3 होता है 111, तो इसका डिविजिबल बाई 3 करेंगे तो 41 आंसर आना चाहिए। अभी तक मुझे इतने रीजनिंग के क्वेश्चन मिले हैं, और बाकी आप लोग भेज दीजिए, तो फिर शाम को जो एक वीडियो बनाऊंगा कंप्लीट, उसमें जो बचे हुए दिन के जितने भी हैं, और देखिए जितने भी क्वेश्चन आज से मेरे पास छूट रहे हैं, मैं उनको अगर इधर उधर से मुझसे कुछ क्वेश्चन छूट गए तो मैं टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दूंगा। आपको वीडियो भी देखना है और टेलीग्राम चैनल भी। अब देखिए कई बार ये भी होता है कि मान लीजिए पीडीएफ मैंने बनाई और कुछ इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, जैसे आज मैंने एक पीडीएफ में लिख दिया था फोर्स की क्वांटिटी वेक्टर है, अब वो पीडीएफ तो बन नहीं सकती चेंज, उसमें एडिट करना पड़ेगा, तो वो टाइम नहीं रहता है, मैं भूल जाता हूँ, तो इसीलिए मैं टेलीग्राम में वो चीज़ पोस्ट कर दूंगा। तो आप लोगों को वीडियो भी जल्दी से देखना है, ये वाले जितने मैं बनाता हूँ इसलिए कम टाइम में, और प्लस टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करते आना है, क्योंकि आधी बातें हम बताते हैं पीडीएफ में और आधी से ज़्यादा बातें वीडियो में शेयर करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। 18 अगस्त की शिफ्ट 2 के जो क्वेश्चन है मैथ्स के, वो आ गए हैं मेरे पास। देखिए रिफ्लेक्शन वाला फिर क्वेश्चन आया।
रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चन का मैंने वीडियो बना दिया है, आप लोग उस पर देख लीजिए और उसी मेथड से करिए, बहुत सरल मेथड बताया है मैंने। ये कुछ 6-7 क्वेश्चन आया मेरे पास। एक आया था कि रिफ्लेक्शन निकालना था आपको 5, -1 का y इज इक्वल टू 2 के राउंड में। देखिए अभी मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है। सबसे पहले क्या करना है आपको, y और x एक्सिस बनानी है सिंपल, फिर y इज इक्वल टू 2 लाइन बनानी है। y इज इक्वल टू 2 लाइन कहाँ होगी, ऊपर होगी, ये आपने बना ली y इक्वल टू 2, ठीक है। फिर आपको 5, -1 लोकेट करना है, तो 5 यानी कि 5 यूनिट x की तरफ जाओ और 1 यूनिट माइनस की तरफ y की तरफ आओ, तो ये हो गया आपका P पॉइंट 5, -1। ये होगा 1, 2, 3 और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा ये पॉइंट। अब इसका आपको ये पॉइंट देखिए, ये आ गया है आपके पास, ठीक है। ये पॉइंट आपको मिल गया 5, -1, और इसको आपको y इज इक्वल टू 2 के अराउंड आपको इसका रिफ्लेक्शन निकालना है। अब देखिए इसका जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो यहाँ पे होगा इसका, मतलब जितनी इसकी डिस्टेंस यहाँ से होगी परपेंडिकुलर, उतनी ही इस पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ से होगी परपेंडिकुलर। मतलब इसका ये होगा साफ साफ कि आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर करनी पड़ेगी और उतनी ही यहाँ पे होगी, ठीक है। और ये वाला पॉइंट फिर आपका निकल जाएगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे वाई चेंज हो रहा है, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे इसमें, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 2 यूनिट, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 1 यूनिट, क्योंकि ये 1, -1 है ये। तो इसकी टोटल डिस्टेंस इस लाइन से कितनी हो गई, इस पॉइंट की 3 यूनिट हो गई, यानी कि 3 यूनिट ऊपर भी होनी चाहिए, तो 3 यूनिट ऊपर भी लिख लीजिए। अब आपको ये पता चल गया ये डिस्टेंस है 3 यूनिट, तो ये 3 है, ये 2 यूनिट है, तो यानी कि ये टोटल एक्स एक्सिस से अगर आप मेजर करेंगे तो कितना 5 यूनिट हो गया, और एक्स की वैल्यू तो कितनी है 5 ही रहेगी, तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया 5, 5। तो ये हो गया आंसर इसका। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सम ऑफ फ्रैक्शन और 3 टाइम्स ऑफ रेसिप्रोकल इज 17/10। अब आपको फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है। देखिए आप फ्रैक्शन मान लीजिए 1/x, ठीक है, 1/x आपने मान लिया, तो फिर आपको ये इसको 1/x प्लस 3 इंटू रेसिप्रोकल यानी कि 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 17/10, और आप इसको x को सॉल्व करेंगे तो आपका फ्रैक्शन की वैल्यू निकल आएगी। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, कल मैं बताना भूल गया था आपको, यहाँ पे आपने फ्रैक्शन माना है 1/x, मान लीजिए x की वैल्यू जो भी आएगी, तो वो जो फ्रैक्शन होगा वो 1/बाई होगा वो वैल्यू, तो वो आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं। फिर आया था कॉट 60 और सेक 30 की। देखिए एक मैंने टेबल आपको शेयर कर रखी है टेलीग्राम चैनल पे, वो वाली आप रट डालिए, उसी से क्वेश्चन आ रहे हैं और डेली आ रहे हैं। जब आपको पता चल रही है ये चीज की डेली आ रही है, तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जैसे कुछ हैं कि साइन इज इक्वल टू क्या होता है, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस होता है। कॉस क्या होता है, कॉस इज इक्वल टू सॉरी साइन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। और जो साइन का उल्टा होता है उसको बोलते हैं कॉसेक, tan का उल्टा होता है उसको बोलते हैं कॉट, कॉस का उल्टा होता है उसको बोलते हैं सेक। तो ये कुछ फॉर्मूले याद कर लीजिए, और प्लस जो साइन 30 की, साइन 60 की, tan 45 की, 45 एंगल पे, 30 एंगल पे, 60 एंगल पे कुछ वैल्यूज आप रट लीजिए, इसको आपको जरूरी है। कॉट 60 और सेक 30 की वैल्यू आपको पूछी है, देखिए कॉट 60 की है तो यानी कि tan 60 का ये अपोजिट हो जाएगा, तो tan 60 की भी पता हो तो हो जाएगा काम यहाँ पे, वो होगी 130। और सेक 30 की अगर आपको निकालनी है तो cos 30 की भी पता हो, तो cos 30 कितनी होती है √3/2, तो 2/√3 हो गया इसका आंसर, और प्लस 2/√3 प्लस 1/√3, तो यानी कि 3/√3 यानी कि √3 इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन लोग बता रहे हैं गलत था। 6739 को आपको डिवाइड करना था 35 से, और रिमाइंडर पूछा था इसने, तो आंसर तो यहाँ पे 9 आना चाहिए अगर डिवाइड करने पे, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि ये 19 दिया था ऑप्शन, और 19 और कुछ और ऑप्शन दिए थे, 9 तो ऑप्शन नहीं था। ऐसा भी है क्या, आप लोग बताइए जरा, कि मतलब मुझे तो नहीं लगता एसएससी में भी ऐसे गलत ऑप्शन दिए होंगे, गलत क्वेश्चन आएंगे। कई सारे कमेंट आए मेरे पास अभी। फिर ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट पूछे थे या फिर सेंट्रॉइड पूछा था। अब देखिए मुझे जहाँ तक जो मेरी क्वेश्चन मुझे भेजा है कमेंट करके लोगों ने, उन्होंने बोला है कि 3 पॉइंट दिए थे और इस ट्रायंगल का आपको सेंट्रॉइड फाइंड करना है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है ये। मान लीजिए आपके पास ये एक ट्रायंगल है ए बी और सी, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, इसके हैं x2 y2, इसके हैं x3 y3। तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, और कॉमा y कोऑर्डिनेट क्या होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। तो बस आप यही फॉर्मूला लगा दीजिए और सबको ये -1 प्लस 4 प्लस 2 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा 5/3, और 2 - 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा 1/3। तो इसके आंसर क्या आ गया 5/3, 1/3। अब मान लीजिए अगर आपको
इसमें देखिए ये सेंट्रॉइड दिया हुआ है, सेंट्रॉइड आपको निकालना है। अब ऐसा भी हो सकता है कभी कि सेंट्रॉइड के आपके पास कोऑर्डिनेट हो और कोई पॉइंट निकालना हो, तो यही वाला फॉर्मूला लगा के हो जाएगा वो। अब देखिए इसमें एक ये दिया हुआ है 3a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 5c, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें इसमें क्या करना होता है, आपको मैंने बताया था कि जितने भी ये जो 3 नंबर हैं, ये 3 4 5, अगर ऐसा क्वेश्चन आए, ये मैंने 2-3 दिन पहले भी एक बार बताया था। देखिए मेरे क्वेश्चन आपको बताने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाएं और कर लीजिए अपने हिसाब से थोड़ी प्रैक्टिस, अगर आपका जब भी आने वाला है तो उस क्वेश्चन के लिए तैयार करना होता है। अगर मेरे से मैं जल्दीबाजी में, कई बार एक एक दिन में 8-9 वीडियो बनाने होते हैं, तो मैं कई बार जल्दीबाजी में अगर मिस्टेक कर देता हूँ तो आप लोग करेक्ट कर लिया करिए। एग्जाम आपको देना है, एग्जाम मुझे नहीं देना है वहाँ पे। मैं सिर्फ मेथड बताता हूँ, मेरा बस सेंस समझिए, भावनाओं को समझिए कि मैं ये बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 5c दिया है, abc की वैल्यू निकालनी है। तीनों का आप एलसीएम ले लो, 3 4 5 का ये, और उसको तीनों से डिवाइड कर दो, 60 होगा एलसीएम, और 60 से आपको तीनों तरफ डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 20, 15, 12। अब इसमें एक और लास्ट में क्वेश्चन दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दी थी, ए बी की वैल्यू दी है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू पूछी है। देखिए इसमें या तो आप देख लीजिएगा, मुझे वैल्यू तो पता ही नहीं लोगों ने, नहीं तो मैं आंसर बताता इसका कि क्या है। आप या तो सबसे पहले तो है कि आप इसमें हिट एंड ट्रायल करो कि दो वैल्यू आप देखो कि कौन ये जो दो कंडीशन दी हुई है वो सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं, और फिर वो उसमें ये वाली रख के वैल्यू निकाल लो। या फिर आप डायरेक्ट वो फॉर्मूला मैंने बताया, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी को कैसे लिख सकते हो आप, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। तो बस इसमें ये ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। मान लो ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया है, तो आप इससे थोड़ा सा ये है कि कैलकुलेटिव हो जाएगा, हिट एंड ट्रायल से बहुत जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। तो ये मैथ की सेकंड शिफ्ट के थे। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोगों के आप जो भी आपका पेपर दे के आओ और जो क्वेश्चन हो, मुझे तुरंत कमेंट करके भेज दीजिए। तुरंत आप जैसे ही शिफ्ट से निकलो, जैसे ही आपके पास फोन आए, तुरंत प्लीज आप भेज दीजिए, ताकि जो दूसरे लोग हैं उन लोगों को मैं बता सकूं। देखिए इससे आप ये सोचेंगे कि आपका उससे क्या भला होने वाला है। आप ये बात भी सोचिए कि अगर जो लोग बाकी लोग हैं उन्होंने आपके लिए क्वेश्चन नहीं शेयर किए होते मुझसे, तो मैं आपको नहीं बता पाता। और आपको बहुत सारी चीज़ों का जो हम लोगों से पता चला है कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, पैटर्न क्या चल रहा है, मैं डेली के डेली एक एक सेकंड की अपडेट देता हूँ आपको कि क्या क्या चल रहा है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कम से कम सोसाइटी को इतना गिव बैक तो आप भी करिए कि आप जैसे ही निकले अपने एग्जाम हॉल से, जैसे ही आपके हाथ में फ़ोन आए, मुझे तुरंत किसी भी मेरे लेटेस्ट यूट्यूब के वीडियो में आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। जो भी लेटेस्ट आपको वीडियो देखे उसमें आप कमेंट करके बता दीजिए कि ये क्वेश्चन आए थे, ताकि मैं, अगर मान लीजिए वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम भी लगता है 1 बजे तक, तो मैं लोगों को टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन भेज सकूं ताकि वो लोग तैयार हो सकें। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।